यहाँ पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है। ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कमेंट करके पूछा था सभी से और जवाब इसका सही आया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो कि ए नंबर है आपका कर्नाटक। ठीक है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा जो अधिक उत्पादन करता है वो कर्नाटक करता है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में होता है। जो भारतीय कॉफ़ी है अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इसकी कृषि की शुरुआत जो हुई थी वो बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई थी। ठीक है, जो कॉफ़ी की पहाड़ियों का उत्पादन जो कह सकते हैं कि कॉफ़ी की कृषि की शुरुआत आपका बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई थी और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास अर्थात कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में होती है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर कर्नाटक। सर्वाधिक कहाँ पर होती है? कर्नाटक में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो गर्म मसालों का उत्पादक जो क्षेत्र है वो कौन सा है? 22 का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट। अब बात आती है कि मालाबार तट है कौन सा। तो मालाबार तट होता है आपका, जैसे ये आपका भारत है, भारत में ये आपका कर्नाटक है, कर्नाटक से मंगलुरु। ठीक है, तो मंगलुरु से लेके आपका ये कन्याकुमारी तक का जो तट होता है इसे मालाबार तट कहते हैं। कह सकते हैं कि जो केरल वाला तट है उसे मालाबार तट कहते हैं और यह लगभग 500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये तट होता है जो कि मालाबार तट है। यहाँ पर आपका जो सर्वाधिक आपका गर्म मसालों का उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ नारियल, चावल, सुपारी, केला व गर्म मसाले यहाँ के प्रमुख रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से होता है। अर्थात यहाँ पर खाली स्थान भरना है और इस खाली स्थान में आपको भरना क्या है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, विभिन्न मौसमों पर दो फसल। ठीक है, एक इसको जब यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपका निकलेगा कि एक फसल वर्ष में विभिन्न मौसमों के दौरान एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसलों को उगाना युग्म पैदावार कहलाता है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हरित क्रांति से अभिप्राय है। हरित क्रांति से अभिप्राय है तो हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा डी नंबर, उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन राइट डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है तो ये कौन सी खेती होती है। तो ये खेती होती है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, चावल या धान उसे बोलते हैं। तो भारत में जो सर्वाधिक खेती होती है आपकी चावल की होती है सिंचित क्षेत्र में। लगभग देखा जाए कि चावल देश की 3/4 आबादी का प्रमुख भोजन भी है। भारत का उत्पादन जो चावल का उत्पादन है भारत के पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में अधिक होता है और विश्व में देखा जाए तो विश्व में चावल के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है जबकि भारत दूसरे स्थान पर है और संपूर्ण विश्व के लगभग 20% चावल का उत्पादन आपका भारत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत में पीली क्रांति का संबंध है। भारत में पीली क्रांति का संबंध है तो भाई किससे संबंध है? पीली क्रांति। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, तिलहन के उत्पादन से है। ठीक है, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है और इसकी जो शुरुआत हुई थी मुख्य रूप से आपकी 1986 से हुई थी। ठीक है, 1986 से माना जाता है। वहीं पर अगर एक पॉइंट होता है कि गोल्डन क्रांति या सुनहरी क्रांति। ठीक है, सुनहरी क्रांति वो आपका संबंध किससे होता है? जो फलों से होता है। ठीक है, फलों से होता है या शहद के उत्पादन से होता है। ठीक है, गोल्डन क्रांति जो होता है वो किससे होते हैं? फलों के संबंधित है। ठीक है, फलों या शहद के उत्पादन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको भारत में नगदी फसल माना जाता है। भारत में नगदी फसल, तो नगदी फसल यहाँ पर कह सकते हैं कि उनको कहते हैं
जिसके अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें किसान अपनी आय के लिए सीधे या कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट बाजारों में बेच देता है। भारत में नकदी फसलों के अंतर्गत देखो गन्ना, तंबाकू, जूट, कपास, मक्का, मेस्टा, चाय, कॉफ़ी, तिलहनी फसल जैसे सरसों, मूंगफली, अलसी आदि इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, जो आपका ए नंबर है आपका मक्का है। ठीक है, मक्का। तो आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ गए होंगे, हमने इतना परिभाषा बता दिया है तो आपको आ गया होगा। नेक्स्ट कह रहा है पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। और हाँ, अगर आप मंडी बेसिस की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से संबंधित है और वहाँ पर आपकी प्रजातियाँ काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही हैं। तो चलते हैं यहाँ पर, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, किसकी है? तो ये एक प्रकार की गेहूं की प्रजाति है। किसकी है? गेहूं की प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा गेहूं की एक प्रजाति है। और इसके अतिरिक्त और भी गेहूं की प्रजातियां होती हैं, जैसे एक होती है लरमा, एक होती है रोजो 600 मतलब कि रोजो 64 है। ठीक है, एक होता है सोनारा 64 और एक होता है आपका कल्याण सोना। ठीक है, अर्जुन, कुंदन, पूसा बसंत, पूसा बहार, पूसा मूल्य, पूसा वात्सल्य, पूसा किरण, पूसा गौतमी, ये सभी आपके गेहूं की ही प्रजातियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है काटो और जलाओ कृषि से तात्पर्य है। काटो और जलाओ ये कृषि कौन सी होती है? तो इसे बोलते हैं हम लोग स्थानांतरण खेती, जिसे हम लोग जानते हैं झूम खेती के नाम से। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत वनों को जलाकर भूमि साफ करके 2-3 वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं, फिर भूमि की उर्वरता नष्ट होने पर उसे छोड़ दिया जाता है। और ये ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो उत्तर पूर्वी भारत की अनेक जनजातियाँ हैं इस प्रकार के कृषि कार्यों को व्यापक रूप से सम्मिलित रहती हैं और इसे स्थानीय रूप से बोला जाता है झूम की खेती कह रहे हैं। ठीक है, और हमने बताया उत्तर पूर्वी लगभग वह जैसे कि आपका नीलगिरी के पहाड़ियाँ हैं और उधर मेघालय एरिया है, इस एरिया में काफ़ी ये चीज़ कृषि आपकी प्रचलित है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? रोपड़ फसल नहीं है तो कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए चाय तो रोपी जाती है, रबड़ होती है, ये भी होती है, गन्ना आपकी रोपड़ फसल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। इसे बोलते हैं बागती या बागानी या रोपड़। ठीक है, इस नाम से जो रोपड़ वर्ड होता है इसके 3 नाम होते हैं, बागती या बागानी या रोपड़ कृषि। ठीक है, बड़े बड़े बागानों के रूप में की जाने वाली कृषि होती है, जिसमें से एक बार वृक्षों के बागान लगाने के बाद कई वर्षों तक उसमें उत्पादन होता रहता है। इसके अंतर्गत वाणिज्य फसलों का उत्पादन करते हैं, जैसे चाय, कहवा, नारियल, रबड़, कोको, गरम मसाले, केला आदि होते हैं। तो इनकी खेती कई बार की जा सकती है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी नहीं है? गन्ना है। ठीक है, गन्ना है जो ये आपकी हर वर्ष लगभग बोना पड़ता है या दूसरे वर्ष भी आप कर सकते हैं, लेकिन इनकी अपेक्षा ये आपका नहीं है। ठीक है, रोपड़ फसल। नेक्स्ट कह रहा है आपसे भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का हिस्सा है। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का हिस्सा है कितना %? तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ए नंबर 70% से अधिक। ठीक है, कितना? 70% से अधिक फसलों के जो सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का हिस्सा रहता है। ठीक है, खाद्यान्न जैसे कि कह सकते हैं चावल, गेहूँ, चना, मटर आदि फसलें इसमें से शामिल की जाती है। और इसके अतिरिक्त उत्पादन जो लेने तथा कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बंजर भूमि की खेती को भी उपयुक्त इस समय माना जा रहा है, जो इसके अंतर्गत मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है IR-20 और रत्ना 2 प्रमुख किस्में हैं, किसकी हैं? तो IR-20 और रत्ना 2 प्रमुख किस्में हैं आपकी किसकी? धान की हैं। किसकी हैं? धान की हैं। और इसमें से और भी आपकी होती हैं, जैसे पूर्वी भारत में 3 प्रकार की चावल की खेती होती है। एक होती है अमन, अमन नाम की जो खेती होती है वो शीतकालीन होती है। एक होती है ओस जो शरदकालीन कहते हैं, तथा जो बोरो है वो ग्रीष्मकालीन है। 3 प्रकार की खेती होती है। ठीक है, किस साइड में? आपकी पूर्वी भारत में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? श्वेत स्वर्ण के नाम से जाने वाली ये महाराष्ट्र की फसल कौन सी भाई? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका सी नंबर, कपास। ठीक है, कपास है। और
कपास एक नकदी फसल है जिससे रुई तैयार होती है, रुई जानते हैं, ठीक है, जिससे रुई तैयार की जाती है और महाराष्ट्र में इसे श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी, आपको पता होगा कि काली मिट्टी सर्वोत्तम उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, इसलिए इस मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। भारत में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, काली मिट्टी का। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? तो ऑप्शन राइट इसका हो जाएगा सी नंबर, वर्ष 1984 में हुई थी। लेकिन ये स्थापना तो हुई थी, लेकिन किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो ये एक अधिनियम 1860 में लाया गया था, सोसाइटी पंजीकरण अभियान, ठीक है, अधिनियम, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1984 में। और यह एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम, जो आपका कहाँ पर है? हरियाणा में है, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, फसल चक्र अर्थात क्रॉप रोटेशन को अपनाने से क्या होता है? तो कह सकते हैं कि जो फसल चक्र होती है उसे भूमि की उत्पादकता जो क्षमता होती है बढ़ जाती है। ये होती क्या है इसको समझिए, कि भूमि की उर्वरता शक्ति को लंबी अवधि तक बनाना है तो आपको क्रमिक रूप से फसल चक्र पद्धति को अपनाना पड़ेगा। मतलब कह सकते हैं कि एक फसल उगाओ, फिर इसके बाद उस फसल को न लगाओ, दूसरा लगाओ, एक ही फसल को नहीं लगाना चाहिए, बदलते रहना चाहिए खेत में, ठीक है, तो उससे उर्वरता शक्ति बढ़ती रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चाय का उत्पादन होता है, चाय का उत्पादन होता है तो ये कहाँ पर होता है? तो चाय का उत्पादन होता है आपका, इसके अकॉर्डिंग आपका डी नंबर हो जाएगा, पहाड़ी ढाल पर, जो ढाल वाली क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर आपका चाय का उत्पादन सर्वोत्तम होता है और चाय के लिए अच्छी जल निकास वाली जो ढालयुक्त भूमि होती है वहीं पर आपकी चाय ज़्यादा की जाती है, ठीक है। और इसके उत्पादन के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा और लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है और ऐसी परिस्थितियों पर प्रायः पहाड़ी ढालें ही पाई जाती है, जैसे कि दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ इसके लिए आदर्श परिस्थितियों का निर्माण है, ठीक है। कौन सी? दार्जिलिंग, ठीक है। और दार्जिलिंग की चाय को अभी जीआई टैग भी प्रदान हुआ था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? दलहनी फसलों के लिए, तो दलहनी फसलों के लिए आवश्यक तत्व माना जाता है आपका बी नंबर, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट होता है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट याद रखना, एक होता है कि राइजोबियम, एक वर्ड आपने नाम सुना होगा राइजोबियम, जो कि दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व होता है कोबाल्ट, जो विटामिन बी12 के संश्लेषण में सहायक होता है और यह प्रकाश संश्लेषण और वात्सर्जन एवं पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है आपका, जो कि कोबाल्ट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रबड़ की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर आपका कौन सा सत्य है। तो आपसे कह रहा है कि यह एक भूमध्य रेखीय फसल है। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है कि जो आपका रबड़ है ये भूमध्य रेखीय फसल है, ठीक है, भूमध्य रेखीय फसल है। और दूसरा कह रहा है इस फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है, यह आपका गलत है, ठीक है। और आपका डी, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, यह भूमध्य रेखीय फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। भारत में कहाँ पर पाई जाती है? तो भारत में केरल जो है वो रबड़ का उत्पादक बहुत ही महत्वपूर्ण, अर्थात अपना जो केरल है तो केरल को प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। लगभग संपूर्ण उत्पादन का 90% यहीं पर होता है, केरल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? ठीक है, कोयला भंडार में। तो देखिए अब जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जो कृषि, जो खनिज है और ऊर्जा संसाधन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपसे जैसे वर्तमान में पूछता है लौ अयस्क थोरियम, ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है, और ये कोयला भंडार, ठीक है। मतलब देखा जाए तो
ज्योग्राफी का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो ये टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।